Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to second lecture of MGT 561, which is supply chain management. In the previous lecture I gave you all the particulars about this course कि जी हम कौन सी बुक यूज़ करेंगे. हम बुक जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस. It is the 5th edition. The book that I am using is the 5th edition and this book is published by Pearson Publishing. The author of this book is Sunil Chopra and Peter Mandel. Yesterday we finished the chapter 1 in which I gave you a little bit introduction about what is supply chain के अंदर कौन कौन से हम decisions लेते हैं, किन levels के decisions होते हैं. ये basic चीज़ें जो हमने supply chain से related है हमने वो cover की थी. आज हम इस book का दूसरा chapter start करते हैं. इस book का जो दूसरा chapter है उसका formal name is supply chain performance achieving strategic fit and scope. तो basically इसके अंदर हम देखेंगे कि जी how can we achieve strategic fit. हम देखेंगे कि strategic fit होता क्या है और उसको किस तरीके से achieve किया जा सकता है. Overall इस chapter के जो learning objectives हैं वो ये 4 learning objective हैं. Explain why achieving strategic fit is critical to a company's overall success. कि जी हाउ एक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक फिट, मगर ओवरऑल जो थीम होगी इस चैप्टर के अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक फिट है उसको अचीव करना कितना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कंपनी सक्सेस. इस चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे या ये चीज़ें लर्न करेंगे हाउ अ कंपनी अचीव स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन इट्स सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी एंड इट्स कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी. कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी कल भी मैंने डिस्कस की थी, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस की थी कि जी होती क्या है. वो आज फिर हम उसी थीम को आगे चलाएंगे और देखेंगे कि जी आपकी जो स्ट्रेटेजिक फिट होती है वो क्या होती है. वो आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज़ और आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी के दरमियान एक कोहेजन होती है या एक इन दोनों का एक मिलाप होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक फिट. और ये हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे कि जी ये एग्जैक्टली किस तरीके क्या चीज़ होती है. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट अक्रॉस द सप्लाई चेन. हम ये भी देखेंगे कि जब हम सारी सप्लाई चेन में स्ट्रेटेजिक फिट को एक्सपैंड करते हैं या सारी सप्लाई चेन के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक फिट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है. डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस दैट मस्ट बी ओवरकम टू मैनेज अ सप्लाई चेन सक्सेसफुली. हम इस चैप्टर के अंदर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जिनको उन चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है ताकि हम सक्सेसफुली सप्लाई चेन को मैनेज कर सकें. तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर ये 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. ओवरऑल जो थीम जो प्रोमिनेंट थीम इसके अंदर नज़र आ रही है कि जी स्ट्रेटेजिक फिट होता क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक फिट अचीव किया जा सकता है बिटवीन कंपेटिटिव स्ट्रेटजी एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के दरमियान में. ये ओवरऑल जो बेसिक थीम है या जो द प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दिस. फिर हम आगे देखेंगे कि जी किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजिक फिट अफेक्ट करती है डिफरेंट सप्लाई चेन को सप्लाई चेन की स्टेजेस को. स्टार्ट करते हैं कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज. अब हम सबसे पहली चीज़ जो इस स्लाइड के अंदर जो प्रोमिनेंटली नज़र आती है कि जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज इनके दरमियान में फ़र्क क्या होता है. ठीक है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज मैंने आपको कल भी डिस्कस आपके साथ थोड़ी बहुत की थी. आज हम इनको ज़रा ज़्यादा देखेंगे कि जी सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं और कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं.
Competitive strategy defines the set of customer needs a firm seek to satisfy through its products or its services or both. ठीक है, हमें पता है कि जी सप्लाई चेन या तो प्रोडक्ट्स की हो सकती हैं या सप्लाई चेन सर्विसेज की हो सकती हैं. मैंने आपको कल बताया था ना, एक कंपनी की एग्जांपल दी थी सर्विसेज के अंदर MROs, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन, ये सर्विसेज होती हैं. इसी तरीके से सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स की भी हो सकती हैं. अब कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज डिफाइंस द सेट ऑफ कस्टमर नीड अ फर्म सीक टू सेटिस्फाई थ्रू इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और थ्रू इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज और बोथ. ठीक है, तो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी बेसिकली वो कस्टमर नीड्स होती हैं जो एक कंपनी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है. अब स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज, आपकी कंपनी या तो कहती है कि जी मैं तेज़ी से रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिव होंगी, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाऊंगी अपनी, यानी कि मैं अपने कस्टमर तक तेज़ी से चीज़ पहुंचाऊंगी, कॉस्ट एफिशिएंट होंगी या क्वालिटी की प्रोडक्ट पहुंचाऊंगी या वैरायटी प्रोडक्ट पर पहुंचाऊंगा. तो ये स्ट्रेटेजिकली या हायर लेवल पे देखी जाए तो कंपनी कस्टमर की कोई नीड्स पूरी कर रही होती है थ्रू इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज. वो नीड्स क्या है कि मैं उसको रिस्पॉन्सिवली चीज़ पहुंचाऊंगा, तेज़ी से पहुंचाऊंगा, सस्ती चीज़ पहुंचाऊंगा, ज़्यादा वैरायटी की चीज़ पहुंचाऊंगा या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ पहुंचाऊंगा. तो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी आपकी ये होती है कि किस स्ट्रेटेजी के तहत आप उस मार्केट के अंदर compete कर रहे हो. आपका कंपेटिटर भी वही प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस उसने की और आपने भी वही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की. आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है कि आपकी सस्ती चीज़ है या आपकी ज़्यादा वैरायटी है चीज़ के अंदर. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, कि मार्केट में compete करने के लिए आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है. तो competitive strategy defines the set of customer needs a firm seek to satisfy through its product and services or through its product, services or both. Product development strategy specifies the portfolio of new products that the company will try to develop. Marketing and sales strategy specifies how the market will be segmented and product position, priced and promoted. Supply chain strategy determines the nature of material, procurement, transportation of material, manufacturing of product or creation of services, distribution of the product. All functional strategies must support one another and the competitive strategies. अब इसके अंदर आपको पहला जो पॉइंट था वो तो आपकी competitive strategy का हो गया. अब ये बाकी जो हैं ये क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जी कंपनी कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स बनाएगी या किस पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट को मैनेज करेगी. मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं कि किस तरीके से कस्टमर को सेगमेंट किया जाएगा, मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा या कस्टमर को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाएगा या प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा. किस तरह प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होनी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे होगी. ये मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी है. अब सप्लाई चेन जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कहती हैं कि जी किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट को प्रोक्योर करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर किस तरह करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे. अब ये सारी की सारी फंक्शनल जो है ना फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं. ये जो तीन हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रेटेजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, ये फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं. किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर तीन फंक्शंस होते हैं ना, एक उसका ऑपरेशंस का फंक्शन होता है, एक उसका मार्केटिंग का फंक्शन होता है और एक उसका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का होता है.
ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर ये 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। ऑपरेशंस का जो फंक्शन होता है वो प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोक्योर करना और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारे काम आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट या ऑपरेशंस के अंडर आती है। मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है, कस्टमर की साइट पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है। तो मार्केटिंग भी एक फंक्शनल एरिया है कॉर्पोरेट का। और तीसरा जो है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कि जी जिस तरीके आपने जो चीज़ बनाई है उसके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा, प्रोडक्ट बनेगी, उसको कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, कस्टमर से जो सेल्स हुई हैं उनको किस तरह से रिटर्न किया जाएगा कंपनी के अंदर। तो ये बेसिक एरियाज या फंक्शनल एरियाज ऑफ एनी कॉर्पोरेट, या आप सर्विसेज में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी सर्विस सेक्टर में चले जाएं, ये 3 फंक्शनल एरियाज होते ही हैं। ठीक है, तो अब हम उनको और कैटेगराइज कर दें कि जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एक फंक्शनल एरिया है, मार्केटिंग एंड सेल्स भी फंक्शनल एरिया है, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी जिसके अंदर वो सारे काम आ जाते हैं जो ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, कि चीज़ को प्रोक्योर किस तरह किया जाएगा, चीज़ को बनाया किस तरह जाएगा, उसे ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, कस्टमर तक पहुंचाया कैसे जाएगा। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं ये फंक्शनल एरियाज के अंडर आ जाती हैं। कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी ये है कि जी आपने कस्टमर को किस तरीके से खुश करना है या कस्टमर की किस नीड को पूरा करना है, दैट इज योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज। और बाकी जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, उसकी सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजीज के प्रोडक्ट को बनाया किस तरह जाएगा, ये सारी की सारी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं। तो अब स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करने के लिए आपकी जो फंक्शनल स्ट्रेटेजीज होती हैं उन सारों को अलाइन करना पड़ता है आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी। ये जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज व्हाट इट सेज, ऑल फंक्शनल स्ट्रेटेजीज मस्ट सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए उनको, और आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेट्स से कि जी आपकी कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी है कि मिनिमम कॉस्ट में मैं आपको ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो ये आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी है। जरूरी नहीं है कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी एक ही हो कि जी रिस्पॉन्सिवनेस होगी तो रिस्पॉन्सिवनेस पे ही होगा, कॉस्ट होगी तो कॉस्ट पे ही होगा, या क्वालिटी या वैरायटी डिफरेंट भी हो सकती हैं। कॉस्ट एंड वैरायटी 2 या 3 भी हो सकती हैं आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज। तो आपकी जितनी भी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जी लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाए, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए। आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉस्ट एंड वैरायटी को ज़्यादा उजागर करे मार्केट के अंदर या कस्टमर के अंदर, ताकि उनकी डिमांड ज़्यादा आए। आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, जिसमें ज़्यादा वैरायटी क्रिएट हो, ठीक है। तो सारी जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज होती हैं दे मस्ट अलाइन विद योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको मसाइल मिलेंगे, आपका स्ट्रेटेजिक फिट अचीव नहीं होगा, और फिर आपकी ओवरऑल एक फंक्शनल एरिया का एक ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरे फंक्शनल एरिया का दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, मिस मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी सप्लाई चेन के लॉसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, या आपकी सप्लाई चेन का सरप्लस जो है या आपकी सप्लाई चेन का जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट करेगा, उस पर नेगेटिव असरात पड़ेंगे, कम होगा। किसी भी कंपनी को देखा जाए तो उसके अंदर एक प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन होता है, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन कि जी किस तरीके से उसने पहले जो चीज़ें चल रही थी या पहले जो काम हो रहा था उससे किस तरीके से बेहतर कर दिया, किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन हुई। जिस तरह अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया तो उसने पहले जो रिटन वर्ड था या रिटन हैंड राइटिंग थी उसके अंदर वैल्यू क्रिएशन किस तरह से क्रिएट की कि काम वही हो रहा है मगर अब ज़्यादा तेज़ी से आप कर सकते हो, ज़्यादा कम रिसोर्सेज के अंदर वही काम आप कर सकते हो। अब आपको अपने स्पेलिंग चेक नहीं कराने पड़ते, ऑटोमेटिकली कर देता है। आपको प्रिंट करने के लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं। तो ये क्या काम वही है, उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर दिया। तो ये एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर वैल्यू क्रिएट करें या कोई ऐसा काम या ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में दें जो पहले
नीड पूरी नहीं हो रही थी और आपकी उस प्रोडक्ट से नीड पूरी हो रही है, तो आपने एक वैल्यू क्रिएशन किया। जब भी वैल्यू क्रिएशन होती है तो किसी भी कंपनी के अंदर इन एरियाज के अंदर वैल्यू क्रिएशन होती है। या तो नई प्रोडक्ट डेवलप होती है, उससे वैल्यू क्रिएशन होती है। उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड सेल्स के बाद जाहिर बात है कि ओवरऑल मार्केटिंग के कस्टमर को बताना पड़ता है कि ये नई चीज़ आई है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं, तो कस्टमर को बताएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। फिर ऑपरेशंस में क्या किया जाता है, नई प्रोडक्ट को बनाया जाता है, सस्ता बनाया जाता है या ज़्यादा वैरायटी लाई जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो किसी भी कंपनी की एक वैल्यू चेन होती है जिस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज पे ओवरऑल ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं सप्लाई चेन की, वो उसकी वैल्यू क्रिएशन के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। तो इन जगहों पे इन एरियाज में वैल्यू क्रिएट हो रही होती है। जब भी कोई कंपनी नई चीज़ देती है या किसी पुरानी चीज़ का नया सब्स्टिट्यूट देती है तो वैल्यू क्रिएशन हो रही होती है, नई चीज़ें बन रही होती हैं। वही काम जो अगर आप पहले कर रहे थे ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो, या पहले अगर आपकी नीड पूरी नहीं हो रही थी तो अब आपकी नीड पूरी हो रही है, और उसकी वजह से आपकी कंपनी रेवेन्यूज जनरेट कर रही है क्योंकि नई डिमांड आ गई है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल नई प्रोडक्ट की डिमांड आई है और कंपनी ने वो डिमांड पूरी की, और उसकी वजह से एक प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन स्टार्ट हो गया। तो किसी भी कंपनी के अंदर ये जो एरियाज होते हैं या ये जो स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस तो नहीं इसको कह सकेंगे, ये एरियाज हैं, फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। तो ये सारे के सारे फंक्शनल एरियाज हैं, इनके अंदर वैल्यू क्रिएशन होती है, तो तब ही जाके आपकी ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं कि जी किस तरीके से आप स्ट्रेटेजिक फिट को अटेन कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया पिछली स्लाइड के अंदर कि जी स्ट्रेटेजिक फिट होता क्या है, कि जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज एंड फंक्शनल एरियाज की जो स्ट्रेटजीज होती है उनको जब आप अलाइन कर देते हो तो वो आप स्ट्रेटेजिक फिट अचीव कर लेते हो। और अगर स्ट्रेटेजिक फिट अचीव ना कर सको तो फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। ना कर सको तो आपके रेवेन्यूज, आपका सरप्लस इतना ज़्यादा नहीं होता, आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता, या आपको नुकसान होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सप्लाई चेन कि जो आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है, मेरी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है, मैं इस मार्केट में इसी पॉइंट पे compete कर सकता हूँ कि मैं सस्ती चीज़ पहुँचाऊँ। मैं मार्केट में उसी वक्त compete कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पहुँचाऊँ, या मैं मार्केट में उसी वक्त compete कर सकता हूँ जब मैं लो कॉस्ट एंड हाई वैरायटी पहुँचाऊँ। तो हर कंपनी की एक कंपेटिटिव स्ट्रेटजी होती है, और जब उस कंपेटिटिव स्ट्रेटजी को अटेन करने के लिए यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटेजिक फिट विद इन द सप्लाई चेन। और वो स्ट्रेटेजिक फिट तब ही आता है जब आप कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज और फंक्शनल एरियाज जो होते हैं उनकी स्ट्रेटजीज को अलाइन कर दो। इसके अंदर सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज भी हैं, मगर सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज अगर हम देखें तो ओवरऑल दे आर ओनली कंसर्न विद प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट बनानी है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मगर इसके अंदर मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है कि जी जो आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है उसके अंदर सारी फंक्शनल एरियाज की स्ट्रेटजीज को अलाइन करना पड़ता है टू अचीव अ कंपेटिटिव फिट। Strategic fit is competitive and supply chain strategies have an aligned goal. Aligned goal क्या है कि जी आपकी कॉस्ट है स्ट्रेटजी, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में लो कॉस्ट है तो आपके ऑपरेशंस को भी लो कॉस्ट होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग वालों को भी लो कॉस्ट की तरफ ज़्यादा कस्टमर्स को ज़्यादा इस तरह की मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। अ कंपनी में फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट or because its processes and resources do not provide the capabilities to execute the desired strategy. अब ये जो इधर स्टेटमेंट दी गई है, या तो ये आप पहली वाली स्टेटमेंट ले लें कि जी अगर कंपनी स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव ना कर सके तो कंपनी फेल हो जाती है, या ये जो यहाँ से
स्टेटमेंट शुरू हो रही है, इट इज टेलिंग यू द सेम थिंग कि जी इट्स प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज डू नॉट प्रोवाइड कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट द डिजायर्ड स्ट्रेटजी, कि जी कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजिक फिट नहीं है, इसके जो प्रोसेसेस हैं और जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट योर डिजायर्ड स्ट्रेटजी और योर डिजायर्ड कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, तो कंपनी क्या होती है, फेल हो जाती है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है उस कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ आप अलाइन करें अपनी सारी फंक्शनल स्ट्रेटजीज। जब आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी और आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजीज अलाइन हो जाएंगी तो तब आप स्ट्रेटेजिक फिट अचीव कर लोगे। अब स्ट्रेटेजिक फिट किस तरह अचीव किया जा सकता है, कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। समराइज तो मैंने आपको कर दिया कि जी फंक्शनल और कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज को अलाइन करें तो यू कैन अचीव अ स्ट्रेटेजिक फिट। अब हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं कि किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक फिट। The competitive strategies and all functional strategies must fit together to form a coordinated overall strategy। वही बात कि जो आपकी competitive strategy है, competitive strategy हो सकती है कॉस्ट पे, क्वालिटी पे, रिस्पॉन्सिवनेस पे, वैरायटी पे, और भी करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मगर ये 4 ग्लोबल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर होते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन से आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के अंदर कौन कौन सी खसूसियात पहुंचाना चाहते हो कस्टमर तक, मगर ओवरऑल जो भी खसूसियात होंगी वो इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई हो सकती हैं कि कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड वैरायटी। हर बिजनेस में आप किस तरीके से कस्टमर को वैल्यू एडिशन दे रहे हो, आप कस्टमर को किस पर्सपेक्टिव से वैल्यू एडिशन दे रहे हो, दैट इज योर कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। और जब भी आप सोचोगे किसी भी इंस्टेंस के बारे में कि यार मैं इस तरीके से अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि इन 4 कैटेगरीज के अंदर उसको आप हमेशा कैटेगराइज कर सकते हो। दीज 4 कैटेगरीज कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड वैरायटी। रिस्पॉन्सिवनेस के जी कि तेजी से रिस्पॉन्ड करना, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, कि तेजी से नई प्रोडक्ट पहुंचाना, नई जिद्दत क्रिएट करना प्रोडक्ट के अंदर। तो रिस्पॉन्सिवनेस अगर आप देखोगे तो आपको बाद में पता चलेगा रिस्पॉन्सिवनेस इज बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि जी आप ज़्यादा क्वांटिटी, वेरिएशन इन डिमांड जब आती है तो उसमें भी रिस्पॉन्सिवनेस, उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिवनेस का एक कॉन्सेप्ट आता है, और रिस्पॉन्सिवनेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, कि प्रोडक्ट के अंदर जिद्दत लाना। वैरायटी एक और चीज़ होती है कि ज़्यादा फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जी डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलना, मगर प्रोडक्ट के अंदर जिद्दत लाना, उसको नए से नए उसके करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना, वो भी रिस्पॉन्सिवनेस के अंडर आ जाती है। तो कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या है, आपको कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज एंड ऑल फंक्शनल स्ट्रेटजीज मस्ट फिट टुगेदर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड ओवरऑल स्ट्रेटजी। अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट, पहला पॉइंट है कि आपने सारे फंक्शनल और कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज को अलाइन करना। The different functions in a company must appropriately structure their processes and resources to be able to execute these strategies successfully। ये वही बात जो ऊपर हुई है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है, ज़्यादा उसकी अब आहिस्ता आहिस्ता हम डिटेल में जा रहे हैं। पहले तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसाइड कर दिया कि जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज और फंक्शनल एरिया स्ट्रेटजीज को एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होना चाहिए कैसे होना चाहिए कि जो कंपनी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करना है, या कंपनी के वो सारे प्रोसेसेस या वो सारे रिसोर्सेज उनको इस तरीके से आपने रीस्ट्रक्चर या अलाइन करना है ताकि आपकी जो कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है उसके साथ वो
फिट हो जाए या उसके साथ अलाइन हो जाए। जितने प्रोसेसेस हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने फंक्शंस हैं, उन सारों को आपने अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना है। एक कंपनी के रिसोर्सेज क्या होते हैं? कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। उसका प्रोसेसेस क्या होते हैं? कंपनी के पास वो प्रोसेसेस होते हैं कि जी किसी कंपनी को पेंट बनाना आता है, वो सारे का सारा प्रोसेस अच्छा पेंट बना सकती है। कोई कंपनी बैंकिंग के अंदर प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है। तो उन सारे प्रोसेसेस को अलाइन करना पड़ता है कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी के कुछ फंक्शंस होते हैं कि जी ये कंस्ट्रक्शन के फंक्शंस प्रोवाइड करती है। उन फंक्शंस के अंदर प्रोसेसेस होते हैं कि जी अगर मैं ये फंक्शन प्रोवाइड करूंगा तो मैं ये प्रोसेसेस प्रोवाइड करूंगा। और जब प्रोसेसेस एंड फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं तो जाहिर ही बात है किसी ना किसी रिसोर्स के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मशीन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ये सारे के सारे इन सारी चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी के साथ। The design of overall supply chain and the role of each stage must be aligned to support the supply chain strategy. अब देखें इसके अंदर supply chain और stages की बात हो रही है। stages क्या होती थी? कल हमने डिस्कस की थी ना, suppliers, manufacturer, distributor और retailer और फिर customer, ये हमने देखी थी supply chain की different stages। तो अब इसके अंदर स्टेजेस की बात भी होना शुरू हो गई कि डिज़ाइन ऑफ द ओवरऑल सप्लाई चेन, कि सप्लाई चेन का जो फिजिकल नेटवर्क है जो आपने डिज़ाइन किया है उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन करना हो कि जी जो आपकी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी है, सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी क्या है? सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी आपने अलाइन कर दी है आपके कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो सप्लाई चेन की भी वही स्ट्रेटेजी है। अगर आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी है कि मैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आपकी सप्लाई चेन की भी वही स्ट्रेटेजी होगी ना। आपने अलाइन कर दिया इसको कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी के साथ कि ऐसी सप्लाई चेन होनी चाहिए जिससे लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बन सके। तो जब आपकी सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी ये होगी तो जाहिर बात है आपकी जो स्टेजेस होंगी उसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको ऐसे सप्लायर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट एक खास क्वांटिटी में आपको प्रोवाइड कर सकें। आपको ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जहां लो कॉस्ट प्रोडक्शन की जा सके। आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपकी कॉस्ट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट आप के अंदर आपका काम कर दें। और आपको ऐसे ट्रांसपोर्टेशनल नीड्स, ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज चाहिए होंगे कि वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकें। और जाहिर बात है कस्टमर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। कस्टमर की ही तरफ से तो आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी आई है ना। हमने इनिशियली कंपेटिटिव स्ट्रेटजी की बात की थी ना कि वो सारे डिज़ायर्स या वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी चाहती है अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए, जो कंपनी चाहती है, कस्टमर चाहता है कि जी मुझे लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिलेगी, तो उस कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या होगी? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये बात सारे की सारी, ये सारे फंक्शनल एरियाज और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी इस तरीके से इम्पैक्ट करती है ओवरऑल। तो स्ट्रेटेजिक फिट तभी आप अचीव कर सकते हो जब आप सारे फंक्शनल एरियाज की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी के साथ लिंक कर दो। और कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी हमेशा कस्टमर ही डिफाइन करता है, क्योंकि कस्टमर ने ही आपकी चीज़ लेनी है। तो कस्टमर को जो चाहिए वही कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला सकते हो। अब हाउ अ स्ट्रेटेजिक फिट कैन बी अचीव्ड, वही बात जो मैंने पिछली स्लाइड के आखिर में कही थी। सबसे पहले अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड द सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज। अब वी आर गोइंग इन मच मोर डिटेल कि जी किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने पिछली स्लाइड के आखिर में बात की थी कि जी कस्टमर ही डिफाइन करता है।
आपकी ओवरऑल सप्लाई चेन की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। सप्लाई चेन की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी अगर कस्टमर ही डिफाइन करता है तो जाहिर बात है आपके सारे फंक्शनल एरियाज को कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होना पड़ेगा, और जाहिर बात है जब कंपेटिटिव स्ट्रेटजी और फंक्शनल एरियाज अलाइन हो जाएंगे तो आप स्ट्रेटेजिक फिट अचीव कर लोगे। तो कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपसे क्या चीज़ चाहता है, और आपको पता होना चाहिए कि जी आपकी सप्लाई चेन के अंदर क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्या रिस्क है। ठीक है, जब आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन होंगी तो फिर आप कर सकते हो डिजायर्ड कॉस्ट कि किस कॉस्ट की चीज़ मैं बनाऊं और कितना सर्विस लेवल प्रोवाइड करूं आपके कस्टमर को। तो जब आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी कि जी मेरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और मेरी सप्लाई चेन के अंदर रिस्क या मेरी सप्लाई चेन की कमजोरियां क्या हैं, तो उसी के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितनी कॉस्ट की चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूं और कितनी सर्विस लेवल या कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं कस्टमर को। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज। अब हमने आप पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था सप्लाई चेन नेटवर्क्स। सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्या होते हैं? वो फिजिकल रिसोर्सेज जो सप्लाई चेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, हम एक मैन्युफैक्चरिंग साइट सेलेक्ट करते हैं या बनाते हैं, फिर हम उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाद वो डिफरेंट रिटेलर्स को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन रिटेलर से आके कस्टमर आपसे चीज़ें लेता है। तो ये क्या है? ये आपने एक ओवरऑल नेटवर्क, ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क बन गया कि जी सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे चीज़ पहुंचाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे जाता है और वहाँ से रिटेलर्स तक जाती है और जहाँ से आके प्रोडक्ट, ये तो पूरे का पूरा क्या बन गया? ये एक सप्लाई चेन नेटवर्क बन गया ना। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इस नेटवर्क की कैपेबिलिटीज क्या है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड डिफरेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है, अगर मैं लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल ऐसा सप्लाई चेन बनाना चाहता हूं जिससे मैं कम से कम कॉस्ट के अंदर चीज़ को पहुंचाऊं सप्लायर तक, कस्टमर तक, तो मेरी सबसे पहली इंट्यूशन होगी कि जी मैं ऐसे सप्लायर सेलेक्ट करूं जो कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉस्ट कम देते हैं, कम कॉस्ट की चीज़ देते हैं। मैं ज़्यादा सप्लायर सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उनके दरमियान में मैं बिडिंग करा सकता हूं। यार मुझे 2 टन चीज़ चाहिए तो सारे सप्लायर से पूछूंगा कौन दे सकता है, तो उनमें से सबसे सस्ती जो मुझे देगा तो वो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे सप्लायर्स होंगे, मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग साइट होगी, उधर से वो सप्लायर चीज़ पहुंचाएगा, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा और मैं उससे सारे रिटेल सेंटर्स को या रिटेल स्टोर्स को चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम हो रही है। मैं ज़्यादा चीज़ भेजूंगा मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक और एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करूंगा तो मेरी ओवरऑल वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएंगी। तो अगर हर नेटवर्क का अपना एक कैपेबिलिटी होती है, बाज नेटवर्क्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, कस्टमर की तरफ से डिमांड जो है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं कि कभी 1000 मांगता है, कभी 2000 चीजें मांगता है, कभी 4000 चीजें मांगता है, तो वेरिएशन आ रही है डिमांड के अंदर। तो उस वेरिएशन को हैंडल करने के लिए आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिव हो। अगर कस्टमर की तरफ से डिमांड जो है वो स्टेडी आ रही है तो उसके लिए आपको ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो या कॉस्ट एफिशिएंट हो। तो हर सप्लाई चेन का जो नेटवर्क होता है उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है और डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर आपका क्या चीज़ चाहता है, कॉस्ट सेंसिटिव है, क्वालिटी सेंसिटिव है, वैरायटी सेंसिटिव है, या रिस्पांस टाइम सेंसिटिव है, या रिस्पॉन्सिवनेस पे वो सेंसिटिव है, तो ये सारी की सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपका कस्टमर डिसाइड करता है। उसके बाद आपको अपनी सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो हर नेटवर्क ऑफ सप्लाई चेन प्रोवाइड्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड यू हैव टू
manage your network or design your supply chain network in such a way so that you can satisfy all the requirements that the customer wants from you. और तीसरी चीज़ है स्ट्रेटेजिक फिट आप अचीव कर लेंगे जब आपने कंपेटिटिव स्ट्रेटजी और फंक्शनल एरियाज को अंडरस्टैंड किया, आपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड किया, आपने सप्लाई चेन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको एड्रेस किया, आपने सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड किया, तो फिर आपने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं कि किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को अलाइन करूं. व्हेन यू विल अलाइन इट यू विल अचीव स्ट्रेटेजिक फिट. ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजिक फिट अचीव नहीं कर सकते तो आपको अपना सप्लाई चेन नेटवर्क या अपना सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. अगर ये नहीं, आपको ये पता है कि सप्लाई चेन का नेटवर्क हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि सप्लाई चेन का नेटवर्क जो है इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, इट इज़ अ वेरी costly decision, it is a very time consuming decision. और कंपनीज अपनी लाइफ के अंदर ये हर 5 या 6 साल बाद इस डिसीजन को लेती हैं कि आइदर हमारे कस्टमर की नीड्स चेंज हुई हैं तो हमें अपना नेटवर्क चेंज करना चाहिए कि नहीं. तो अगर आप स्ट्रेटेजिक फिट अचीव नहीं कर सकते तो आपको पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी, या तो आप अपना सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है उसको चेंज करें या फिर आप अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी चेंज कर दें. अगर आप लो कॉस्ट की चीज़ नहीं पहुंचा सकते तो यू चेंज योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी टू आइदर लेट्स से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और यू चेंज योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिवनेस कि जी हम तेज़ नई चीज़ें या ज़्यादा क्वांटिटी वेरिएशन हम रिस्पॉन्सिवली आपको चीज़ पहुंचाएंगे. तो स्ट्रेटेजिक फिट बहुत इंपॉर्टेंट है अचीव करना. इफ़ यू कैन नॉट अचीव स्ट्रेटेजिक फिट देन यू हैव टू आइदर चेंज द नेटवर्क और यू हैव टू चेंज योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी. कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी जब आप चेंज करेंगे तो जाहिर बात है कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी आप तब ही डिफाइन करते हो कि जी व्हाट इज़ योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी और व्हाट इज़ योर एज इन यू नो एक मार्केट में compete करने के लिए आपके पास क्या एज है, व्हाट इज़ योर रेज़ोन d'être, होने का रीज़न क्या है. तो जब तक अगर आप अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी ही चेंज करोगे तो यू विल हैव मोर डिफ़िकल्टीज. नॉर्मली कंपनी क्या करती हैं, वो अपना सप्लाई चेन नेटवर्क चेंज कर लेती हैं. अब हमने ये 3 स्टेप्स देखे. फर्स्ट, you understand the customer and understand the supply chain uncertainty, you understand the supply chain capabilities, and then you achieve strategic fit. अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं इससे आप एक स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव कर सकते हो. तो अब हम इन एक पॉइंट्स को, इन एक ये जो स्टेप्स हैं इनको हम इंडिविजुअली ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि जी किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं. तो हम ये सारे के सारे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली इन दी कमिंग स्लाइड्स. स्टेप 1 से हमारी क्या मुराद है, स्टेप 2 से हमारी क्या मुराद है, स्टेप 3 से क्या मुराद है. अब जाहिर बात है मैं आपको कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर. आप लोगों की अब जिम्मेदारी है कि जी आप जाएं, आप बुक को भी पढ़ें. बुक विल प्रोवाइड यू विद द एडिशनल केसेस, एडिशनल एग्जाम्पल्स. अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपको दूं. बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बुक के टेक्स्ट के अंदर. आई विल डिस्कस दी कॉन्सेप्ट्स. उन कॉन्सेप्ट्स को आप जाके पढ़ेंगे, यू विल फाइंड कि ये बुक के फ्लो के साथ ही हैं. बुक के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वही मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ. बुक के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है एंड दैट इज़ दी एग्जाम्पल्स. हर चीज़ की एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल दी गई है. तो जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो यही सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे. तो इट इज़ अ मस्ट कि आप जाके बुक को पढ़ो. सारे रीडिंग मटेरियल को पढ़ना ज़रूरी है. उसी के बाद आपको इन कॉन्सेप्ट्स की एक ग्रिप, इन कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप हासिल होगी. अब देखते हैं हम किस तरह स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग
the customers and the supply chain uncertainty. अब ये बात most of the students या most of the participants they understand कि जी understanding the customer क्या होता है, मगर कुछ लोगों को इसके अंदर ambiguity होगी कि जी supply chain uncertainty क्या होती है. ये मैं कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जब मैं प्रेजेंट करूँगा तो मैं आपको इस पॉइंट की तरफ ज़्यादा इस पॉइंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा. क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट नीडेड इन ईच लॉट. अब अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर अगर आप देखते हो तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जी आपके कस्टमर को कितनी चीज़ चाहिए. ठीक है, आपका कस्टमर थोड़ी चीज़ मांगता है या आपका कस्टमर ज़्यादा चीज़ मांगता है. बाज़ कस्टमर होते हैं वो रोज़ आते हैं 2, 3, 4 लॉट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ले जाते हैं. बाज़ कस्टमर आते हैं जो हफ्ते में आते हैं मगर 1000-2000 ले जाते हैं. तो ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट नीडेड इन ईच लॉट. अब दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर. आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, उसका डिमांड पैटर्न क्या है, कितने टाइम बाद कितनी चीज़ मांगता है. तो ये सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम कस्टमर विल टॉलरेट. रिस्पॉन्स टाइम ये होता है लेट्स से कि जी आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो क्या होगा, आप उस चीज़ को मंगवाओगे और कस्टमर को पहुंचाओगे. अब कस्टमर इज द कस्टमर विलिंग to wait for that product or he will change or go to your competitor. ठीक है, तो ये होता है रिस्पॉन्स टाइम कस्टमर इज विलिंग टू टॉलरेट. अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखो तो डेल कंप्यूटर्स जब आप खरीदते हो तो वो आपको आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बाजार में जाके खरीद लो या तो आप इंटरनेट से जाके उसको ऑर्डर कर दो. तो वो उस ऑर्डर करने का क्या मकसद है कि जी इतने टाइम बाद आपको ये चीज़ मिलेगी. When you are willing to accept that time period कि ठीक है मैं हफ्ता या 2 हफ्ता या महीना इंतज़ार कर लेता हूँ, तो ये है रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द कस्टमर. ये आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ कस्टमर कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट टाइम ऑफ वेटिंग टाइम, आप उसको एक्सेप्टेबल है आपसे, या यू आर टॉलरेटिंग दैट रिस्पॉन्स टाइम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को अंडरस्टैंड करना कि कस्टमर का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, या कस्टमर कितना डिमांड करता है प्रोडक्ट, किस इंटरवल से डिमांड करता है, कितना रिस्पॉन्स टाइम कस्टमर टॉलरेट करता है. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कस्टमर को आप ज़्यादा इंतज़ार कराओगे तो ही विल सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि कोई आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, या वो फिर क्या करेगा, वो आपके कंपेटिटर के पास चला जाएगा कि यार ये बंदा तो मुझे चीज़ नहीं पहुंचा सक रहा तो तुम मुझे दे दो, उसके पास शायद हो. तो वही बात है, रिस्पॉन्स टाइम इज़ अ वेरी रिस्की थिंग. इसके साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करेंगे तो आपका कस्टमर स्विच ओवर कर देगा फ्रॉम यू टू योर कंपेटिटर और फ्रॉम यू टू some other product which provides the same service as your product is providing. Variety of the product needed. अब तीसरी चीज़ ये है कि जी आपका कस्टमर की वैरायटी कितनी रिक्वायरमेंट है. क्या वो ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी चाहता है या वो प्रोडक्ट्स के अंदर वैरायटी नहीं चाहता. उसके एक ख़ास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हों तो ही इज़ हैप्पी, अगर वो नहीं हो रही तो फिर ही इज़ नॉट हैप्पी. तो हर कस्टमर के अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसका एक कंजम्पशन करेक्टरिस्टिक होता है, उसका एक रिस्पॉन्स टाइम टॉलरेंस करेक्टरिस्टिक होता है कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता या ज़्यादा इंतज़ार करता है. उसका एक और करेक्टरिस्टिक है कि जी वो वैरायटी उसको पसंद है, उसको नहीं पसंद. फिर तीसरी चीज़ होती है सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट. नॉर्मली जब हम सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन के अंदर तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज की बात, इट विल बी मच इजियर फॉर यू कि जी आफ्टर सेल्स जब आपने एक चीज़ बेच दी है तो उसके बाद क्या सर्विस लेवल आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को. अगर चीज़ ख़राब हो जाती है या अगर रिटर्न करनी हो तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर उसका अपग्रेडेशन करना हो तो ये सारी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बास कस्टमर होते हैं जो प्राइस
प्राइस सेंसिटिव होते हैं, बास कस्टमर होते हैं उनके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होती। डिजायर्ड रेट ऑफ इनोवेशन इन दी प्रोडक्ट, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कस्टमर के होते हैं। कस्टमर को क्या सर्विस लेवल चाहिए, कस्टमर को किस प्राइस की प्रोडक्ट चाहिए, क्या कस्टमर चाहता है कि जो उसको वो प्रोडक्ट जो वो ले रहा है उसके अंदर इनोवेशन आए, कि जी उसने एक फ्रिज लिया, पहले वो फ्रिज रंग डिफरेंट रंगों में, उसके पास वैरायटी है, अब उसके अंदर इनोवेशन आ रही है कि जी अब वो सर्दी में भी अच्छा काम करता है, गर्मी में भी अच्छा काम करता है। तो ये सारे के सारी कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, कितनी क्वालिटी में कितनी क्वांटिटी में चाहता है चीज़ को, कितने रिस्पॉन्स टाइम को कंसिडर करेगा या टॉलरेट करेगा, कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए उसको, कितना सर्विस लेवल चाहिए, कितना रेट ऑफ इनोवेशन उसको चाहिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितनी होनी, प्राइस सेंसिटिव है कि नहीं, क्या अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे तो वो चेंज ओवर करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे आपके अनसर्टेनिटी ये सारे के सारे कस्टमर अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि जी ओवरऑल पहला स्टेप है जब व्हेन वी आर अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट वी हैव टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स, कि सबसे पहले आपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज एंड देन यू हैव टू अचीव द स्ट्रेटेजिक फिट। तो उसके अंदर पहला स्टेप यह है कि जी किस तरीके से हम कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जी अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटीज सप्लाई चेन के अंदर क्या होती हैं या ओवरऑल रिस्क सप्लाई चेन के अंदर क्या होता है। डिमांड अनसर्टेनिटी, अब डिमांड अनसर्टेनिटी जब हम सप्लाई चेन के अंदर बात करते हैं तो इसका बड़ा स्पेसिफिक मतलब होता है कि जी आपके कस्टमर की डिमांड जो है उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। कभी कस्टमर आपसे लेट्स से कि जी 100 प्रोडक्ट मांगता है, कभी वो 200 प्रोडक्ट मांगता है, कभी वो 400 प्रोडक्ट मांगता है, कभी वो 1000 प्रोडक्ट्स मांगता है। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन चैप्टर्स आई थिंक 6 और 7 अबाउट फोरकास्टिंग टेक्निक्स, मगर डिमांड अनसर्टेनिटी नॉर्मली यही होता है कि जी जो चीज़ आपसे डिमांड की जाती है, अगर आप एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो और आपसे आपका जो कस्टमर है जो आपसे डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। तो नॉर्मली डिमांड अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं द अनसर्टेनिटी ऑफ कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिमांड अनसर्टेनिटी। डिमांड अनसर्टेनिटी को मॉडल करने के लिए हम फोरकास्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं कि जी पिछले महीने इसने इतना मांगा था, आज इतना एक्सपेक्टेड है। हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लगाते हैं, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड अनसर्टेनिटी तो इस पॉइंट को क्या बड़ा स्पेसिफिक उसका मतलब है द अनसर्टेनिटी ऑफ कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कस्टमर जो प्रोडक्ट आपसे डिमांड कर रहा है उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्या है। तो दैट इज कॉल्ड डिमांड अनसर्टेनिटी। अब जरा सा डिफरेंट, आई विल नॉट से कि ये जरा डिफिकल्ट, मगर जरा सा टेक्निकल टर्म जरा सी इसके अंदर आपको ना जरा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि जी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी क्या होती है। अब इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी जो होती है वो उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। द रिजल्टिंग अनसर्टेनिटी फॉर द सप्लाई चेन गिवन द पोर्शन ऑफ डिमांड द सप्लाई चेन मस्ट हैंडल एंड द एट्रीब्यूट्स द कस्टमर डिजायर्स। अब डिमांड अनसर्टेनिटी के जी कस्टमर की डिमांड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है वो डिमांड अनसर्टेनिटी आ गई। अब इसके अंदर इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी ये जरा सी डिफरेंट है फ्रॉम डिमांड अनसर्टेनिटी, है ये भी डिमांड अनसर्टेनिटी की ही कॉन्सेप्ट, मगर इम्प्लाइड के अंदर आ जाता है कि जी कौन सी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आप पूरी करना चाह रहे हो। तो इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी जो है इस पे दो चीजें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। एक कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट विच यू एज अ कंपनी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई, और एक डिमांड अनसर्टेनिटी जो कस्टमर की अपनी डिमांड के अंदर अनसर्टेनिटी होती है।
इसको अब ज़्यादा बेहतर तरीका है कि मैं आपको एक एक करके, तो द बेसिक पॉइंट वाज कि जी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच इज ऑन विच यू हैव एन इफेक्ट कि जी कस्टमर्स का जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है जो आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हो उसका भी इफेक्ट होता है और डिमांड अनसर्टेनिटी। तो इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी इन दोनों कॉन्सेप्ट से अफेक्ट होती है। डिमांड अनसर्टेनिटी तो सीधी बात है ना कि कस्टमर की डिमांड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, दैट इज डिमांड अनसर्टेनिटी। अब इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी ये होती है कि जी इसके अंदर एक एडिशनल कॉम्पोनेंट ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स विच यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई। तो अब हम देखते हैं इस तरह एग्जाम्पल से, तो आपको ये ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कस्टमर की स्ट्रेटेजिकली रिक्वायरमेंट्स हैं कॉस्ट, क्वालिटी, वैरायटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, रिस्पॉन्सिवनेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, तो देखें अब कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड क्या है? रेंज ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड इंक्रीजेस। ठीक है, एक ऐसा कस्टमर है जो आपसे नॉर्मली 100 चीजें खरीदता है, मगर एक दिन आया और उसने 500 चीजें आपसे खरीद ली या 1000 चीजें आपसे खरीद ली। अब आप चाहते हो कि जी मैं इस कस्टमर को अपना कस्टमर बना के रखूं और मैं इस कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करूं, वरना तो ये चेंज ओवर कर देगा। तो अब क्या फर्क है? अब आप ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट या रेंज ऑफ क्वांटिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। आप थोक में भी चीज पहुंचा रहे हो और आप थोड़ी क्वांटिटीज के अंदर भी पहुंचा रहे हो। तो जब आप इस कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आपकी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस बिकॉज अ वाइडर रेंज ऑफ क्वांटिटीज रिक्वायर्ड इंप्लाइज ग्रेटर वेरिएंस इन डिमांड। अब आपको अपनी सप्लाई चेन ऐसी बनानी पड़ेगी, आपको अपना सप्लाई चेन का नेटवर्क इस तरह बनाना पड़ेगा कि वो वेरिएंस ऑफ डिमांड को केटर कर सके। ठीक है, तो क्योंकि आपने ये कस्टमर रिक्वायरमेंट या कस्टमर नीड सेटिस्फाई करनी थी कि जी अगर कस्टमर मुझसे रेंज ऑफ क्वांटिटीज मांगे तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकूं। लीड टाइम डिक्रीजेस। अब लेट्स से कि जी आप लीड टाइम क्या होता है? द टाइम द कस्टमर ऑर्डर्स अ प्रोडक्ट एंड द टाइम द कस्टमर रिसीव्स अ प्रोडक्ट। कि जी मुझसे डेल से अगर आप एक प्रोडक्ट मांगते हो, आप इंटरनेट पे जाते हो और अपनी प्रोडक्ट कहते हो कि जी मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको बता देते हैं कि जी इतने डॉलर्स की है और 15 दिन में आपको पहुंच जाएगी। तो वो लीड टाइम क्या है? 15 दिन। कि जी द टाइम यू प्लेस एन ऑर्डर एंड द टाइम यू रिसीव अ प्रोडक्ट। तो अब अगर आपने लीड टाइम को डिक्रीज करना है कि जी आपका कस्टमर पहले 10 दिन में आपसे मांग रहा था, 10 दिन में आप कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे थे, अब 5 दिन में करते हो, तो लीड टाइम आपने डिक्रीज कर दिया। तो जब आप लीड टाइम डिक्रीज कर रहे हो और ये वो कस्टमर की नीड है जो आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो इट विल इंक्रीज द implied demand uncertainty because there is less time in which to react to orders. इसी तरह वैरायटी की है कि जी ज्यादा वैरायटी की प्रोडक्ट्स आप मांगोगे, ज्यादा वैरायटी मांगोगे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपकी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी वो भी बढ़ेगी। अगर आप ज्यादा चैनल से प्रोडक्ट को प्रोवाइड करोगे, आप थ्रू इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप थ्रू ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स से भी प्रोवाइड कर रहे हो जो नॉर्मल दुकानें होती हैं, आप उसको टेलीविजन के थ्रू भी या टेली मार्केटिंग के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं थ्रू विच यू आर प्रोवाइडिंग योर प्रोडक्ट और यू आर ऑफरिंग योर प्रोडक्ट। जब आप चैनल्स बढ़ा देते हो प्रोडक्ट के और ये वो कस्टमर सर्विस है या कस्टमर रिक्वायरमेंट है या वो कस्टमर नीड है जो आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हो, तो फिर उसके बाद आपकी इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीजेस बिकॉज द टोटल कस्टमर डिमांड इज नाउ डिसएग्रीगेटेड ओवर मोर चैनल्स। आपको आपकी सप्लाई चेन, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि जी आप थ्रू इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप थ्रू नॉर्मल कन्वेंशनल स्टोर्स भी अपनी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हो और आप थ्रू टेली मार्केटिंग
टीवी के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब आपकी सप्लाई चेन का नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि जी वो इन तीनों चीज़ों को केटर कर सके। तो जाहिरी बात है अब आपकी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपको डिफरेंट चैनल्स के हर चैनल में हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। सर्विस लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके साथ भी आपकी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी अफेक्ट करेगी। प्रोडक्ट विद uncertain demands are often less mature and have less direct competition. As a result, margin tends to be high. अब जाहिरी बात है implied demand uncertainty या implied uncertainty के और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अगर प्रोडक्ट जो है वो मेच्योर नहीं हुई, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है ना, उसकी इनिशियल स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, मेच्योरिटी स्टेजेस आती है, और पहले इनिशियल इंट्रोडक्शन टू द मार्केट, फिर इसकी ग्रोथ आती है, और फिर वो एक मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है, और उस मेच्योरिटी स्टेज के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन स्टेज में आ जाती है। ये बेसिक एस कर्व है, आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा बताया होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो जो प्रोडक्ट्स मेच्योर नहीं हुई हुई होती तो उनकी भी जो डिमांड अनसर्टेनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब जाहिर बात है फोरकास्टिंग इज मोर एक्यूरेट व्हेन डिमांड हैज लेस अनसर्टेनिटी। अब किसी भी फोरकास्टिंग प्रोसेस के अंदर अनसर्टेनिटी जितनी कम से कम होगी उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी। इंक्रीज्ड इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी लीड्स टू इंक्रीज्ड डिफिकल्टी इन मैचिंग सप्लाई विद डिमांड for a given product. This dynamic can lead to either a stock out or overstock situation. Stock out situation क्या होती है और overstock situation क्या होती है? जाहिरी बात है आपकी सप्लाई चेन implied demand uncertainty को cater करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आपने अपने कस्टमर की कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करना है, जिसकी वजह से implied डिमांड अनसर्टेनिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो जाहिर बात है जब आपने सप्लाई चेन उसके मुताबिक बनाई है तो फिर प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक आउट भी हो सकते हैं या ओवर स्टॉकिंग या ओवर सप्लाई भी हो सकती है। स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि जी आपके पास चीज़ ही ख़त्म हो गई, आपके पास कस्टमर आ रहा है और आपके पास चीज़ ही नहीं है, यू आर स्टॉक आउट, आप स्टॉक आउट पोजीशन में हो, आपके पास चीज़ ही नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। या तो आपने फोरकास्टिंग ठीक नहीं की, या तो आपके सप्लाई चेन का नेटवर्क इस तरीके से था नहीं या इतना रिस्पॉन्सिव था नहीं कि वो चीज़ को पहुंचा सके, तो वो स्टॉक आउट कर गया। ओवर सप्लाई ये होती है कि जी डिमांड इतनी थी नहीं और आपके पास थोक में पड़ा हुआ है, उसको कोई खरीद नहीं रहा। तो जाहिर बात है जब इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो यू विल हैव मोर डिफिकल्टी मैचिंग सप्लाई विद डिमांड। Markdowns are high for product with greater demand uncertainty because the oversupply often occurs. अब जाहिर बात है ओवर सप्लाई आपके पास हो जाए तो फिर क्या तरीका है, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगा देते हो, तो उसको मार्कडाउन्स कहते हैं। सेल लगा देते हो या बहुत सस्ती कर देते हो ताकि कस्टमर आके ख़रीद ले। तो ये सारी की सारी इम्प्लाइड अनसर्टेनिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अनसर्टेनिटी होगी उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो मेच्योर नहीं है, फोरकास्टिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी अगर आपके पास अनसर्टेनिटी इन डिमांड है। इसी तरह आपके पास ओवर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉक आउट्स एंड ओवर स्टॉकिंग या ओवर सप्लाई हो सकती है विद इंक्रीज्ड इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटीज़। और जाहिर बात है जब ओवर स्टॉकिंग होगी तो आपको मार्क डाउन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को हम इधर ही फिनिश करते हैं। आज हमने ओवरऑल इस लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं कि जी स्ट्रेटेजिक फिट होता क्या है, स्ट्रेटेजिक फिट और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़, कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से अलाइन किया जाता है तो स्ट्रेटेजिक फिट अचीव किया जाता है। इसी तरह से हमने देखा कि कंपनीज के अंदर वैल्यू किस तरह क्रिएट होती है, और हमने आखिर में लेक्चर के अनसर्टेनिटी, डिमांड अनसर्टेनिटीज़, इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटीज़ देखी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि जी जो 3 स्टेप्स थे कि जी अंडरस्टैंड योर कस्टमर, अंडरस्टैंड हिज नीड्स
understand your customer and the supply chain uncertainty, understand the supply chain capabilities and achieve strategic fit. तो ये सारे 3 steps हैं जो हमें follow करने पड़ते हैं to achieve strategic fit, और उसका पहला step हम अभी discuss कर रहे हैं कि understanding your customer and understanding supply chain uncertainty. आज हमने सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी जो है वो हमने इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी और डिमांड अनसर्टेनिटी के थ्रू डिस्कस की हैं. हम आगे भी एट्रीब्यूट्स इसके देखेंगे. आज के लेक्चर के अंदर हम इधर ही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम इन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जो 3 स्टेप्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने के लिए उन तीनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. आज हमने पहला स्टेप आधा कवर किया है, थोड़ा सा भी रहता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कमिंग स्टेप्स, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैप्टर को ओवरऑल जो 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट है उनको हम डिस्कस करेंगे. Until next time, this is Dr. Fahad Amjad. Assalamu alaikum.